बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम अलैकुम। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे हमारे आज के मेहमान एक ऐसी मुनफरद शख्सियत जिन्होंने मेडिसन और एंडोस्कोपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी दो स्पेशलिटीज़ के अंदर फ़ेलोशिप FCPS कर रखा है। ये पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर की जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी यहाँ पे मौजूद है, मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं, वहाँ की फैकल्टी मौजूद है। ये एक वाहिद मिसाल है हमारे पास। तत्तापानी से बिलोंग करने वाले, कुरेटा से बिलोंग करने वाले हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़, सन ऑफ द सॉइल, असिस्टेंट प्रोफेसर MBBS मेडिकल कॉलेज, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में आप यहाँ पर OPD भी करते हैं और बच्चों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी। डॉक्टर साहब, ये दो फेलोशिप्स, उससे पहले बहावलपुर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से MBBS, ये इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिया? पहले तो बात यह है कि बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने ये मौका फराहम किया है कि बात की जा सके। ये तो बस अल्लाह का करम ही है, इंसान तो कोशिश करता है सिर्फ। सो मैंने तो कोशिश ही की और शुरू से ही एक कोशिश थी और एक कुछ डिफरेंट करने का हमेशा ही एक जज्बा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है और टाइम से ही दोनों फेलोशिप्स हो गई। अच्छा, और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब कि FCPS इन मेडिसन और FCPS इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इनमें क्या फ़र्क है, क्या कितना डिफरेंस है? क्योंकि हम समझते हैं कि आम लोगों में तासुर ये है कि जो मेडिसन में FCPS है वो तो हर चीज़ डील कर लेता है। देखें, आप तो जो एक मेडिसन है, ये तो बेस यानी मेडिसन एक जैसे आप FCPS मेडिसन है, ये समझें कि एक जनरल मेडिसन को आपने कवर करना है। तो ये तो मेडिसन इज़ मदर ऑफ़ ऑल द फील्ड्स। सो ये तो एक बेसिक एक जो 4 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप मेडिसन करने के बाद आप मेडिकल स्पेशलिस्ट बनते हैं। इसके ऊपर जो स्पेशलिटीज़ हैं जिन्हें सुपरा स्पेशलिटी कहा जाता है। सो सुपरा स्पेशलिटी या मेडिसिन के बाद कोई भी स्पेशलिटी कर सकते हैं। इनिशियली तो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी थी ये डायरेक्ट आप 2 साल की मेडिसिन की ट्रेनिंग के बाद कर सकते थे, बट अब जो कॉलेज है जो पूरे पाकिस्तान को जो फेलोशिप को डील करता है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, उसने लास्ट 2020 से ऑनवर्ड अब इसको कर ही दूसरी फेलोशिप दिया है कि डायरेक्ट मेडिसिन के 2-4 साल को जो मेडिसिन करेगा उसके बाद आप 3 साल की मज़ीद ट्रेनिंग करेंगे और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करेंगे। अच्छा। तो जो मेडिसन है, मेडिसन में यानी एक आपने इसमें इंटरवेंशन, जो जनरल मेडिसन है उसके अंदर आप डेफिनेटली सारी डिजीज़ देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप डील करते हैं और आप एक मेडिसन को एक पूरे जिसे कहते हैं ना नॉन, ये इस तरह समझें कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और मेडिसन का आप कंपेयर करें तो मेडिसन में जो नॉन इंटरवेंशनल चीज़ें हैं सारी। सो जब आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बहुत वास्ट है। इसी जो फेलोशिप है ये अब 3 साल की ट्रेनिंग है मेडिसन के बाद, यानी टोटल आपको 4 और 3 आप ये देख लें कि ये 7 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपने डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब, आपने फेलोशिप की ट्रेनिंग्स जो हैं कहाँ की? इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, कहाँ, किस इदारे में? मैंने जो मेडिसन की फ़ेलोशिप की ट्रेनिंग है वो म्यू हॉस्पिटल किंग एडवर्ड लाहौर से की थी और वहाँ 4 ईयर मेरी ट्रेनिंग में मेरे जो सुपरवाइज़र्स रहे हैं वो भी माशाल्लाह इस मुल्क के बड़े बेहतरीन और टॉप क्लास किस्म के फिजिशियंस हैं, जिसमें अभी भी जैसे प्रोफेसर तारिक वसीम हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है। इसे मैडम फातिमा महबूब थी, अब वो रिटायर हो चुकी हैं। अभी एट द मोमेंट जो चेयरपर्सन हैं मेडिसन डिपार्टमेंट की किंग एडवर्ड की, मैडम बल्किस शबीर, उनके साथ काम किया, वो मेरी सुपरवाइज़र रही हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी से की है। लाहौर और पिंडी दोनों का आपका तजुर्बा? MH में कौन आपके सुपरवाइजर्स थे? MH में भी जो लकीली जो सुपरवाइज़र्स हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो पूरे मुल्क के जो नामवर लोग हैं, जिसमें ब्रिगेडियर अमजद सलामत का नाम है, वो बड़े फेमस हैं और सर ही मेरे जो है ना वो मेंटोर हैं। इसी तरह जनरल फ़र्रुख सईद हैं, अभी वो DG मेडिसन हैं। इस तरह अभी जनरल ज़फ़र कुरैशी हैं। सो ये जो बड़े कमाल किस्म के और मुल्क के बड़े नामवर किस्म के उस्ताद थे जिनके साथ काम करने का मौका मिला और जिनसे सीखा और आगे चलें जितना। इसमें यहाँ पे डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब,
अब हम नए जितने यंगस्टर हैं उनसे हम सुनते हैं कि एफसीपीएस और सुपर स्पेशलाइजेशन करना बहुत लेंथी हो गया है और 11-11, 12-12 साल तक ट्रेनिंग्स जो हैं वो मैंडेटरी कर दी गई हैं सीपीएसपी की तरफ से। क्या ये बात दुरुस्त है? बात ये है कि यकीनन ये जो ट्रेनिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो फेलोशिप की ट्रेनिंग है, ये एक बड़ा एक टफ़ सा काम है और टफ़ से प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारी फील्ड ऐसी है, मेडिकल फील्ड ऐसी है कि यहाँ एरर का कोई चांस नहीं है, आपने एरर नहीं रख सकते, ह्यूमन लाइफ आपके सामने है। सो आपको एक टफ़ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, गुजर के ही आप एक जिसे कहते हैं कंसल्टेंट बन के फिर आप एक डिलीवर कर सकते हैं। सो ये गिला शिकवा अपनी जगह तो चलें जायज़ है, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, ट्रेनीज़ हैं, लेकिन जब तक आप एक ख़ास फेज़ इस से गुजरेंगे नहीं और आप एक ख़ास ट्रेनिंग लेवल से नहीं गुजरेंगे तो आपके वो रिफ्लेक्सेस, वो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती। वो ये जो जितनी ट्रेनिंग्स हैं अमेरिका, यूरोप, जितना आपका बरतानिया है, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, स्कैंडिनेवियंस हैं, उन सब में मतलब पैरिटी होगी ना। ये तो नहीं है कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग 10 साल की है तो हम जनाब यहाँ पे 15 साल में करवा रहे हैं, इस तरह के चक्कर तो नहीं? नहीं, ट्रेनिंग तो 10-11 साल की आपने कही है, वैसी बात नहीं है। देखें, एक तो कुछ तो इश्यूज़ यही होते हैं कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गया, ट्रेनिंग लोगों को मिलती नहीं, बड़ी लेट मिलती है। अदरवाइज ट्रेनिंग तो फेलोशिप तो देखें, अगर किसी ने डायरेक्ट मेडिसिन करनी है 4 ईयर की ट्रेनिंग है, अगर हर चीज़ आपने टाइम से की हुई है, अपना वर्कअप सारा टाइम से किया हुआ है, तो आप 4 ईयर के फ़ौरन 4 ईयर के बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर अच्छी आपकी तैयारी है तो आप फ़र्स्ट गो में भी निकल सकते। हाँ जी, फ़र्स्ट गो में हो सकते हैं। इवन आप अगर 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है तो अगर फ़र्स्ट गो में कर गए तो 4 ईयर में आपने कर लिया है। कुछ बेचारे दोस्त हमारे ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, कि उनको को 10-10 साल लगे, लेकिन उनका वो जो ये जो या तो शार्ट केस रह जाता था या लॉन्ग केस रह जाता था। जी बिल्कुल, उसमें ना ये इश्यूज़ इसमें डेफिनेटली एक तो बंदे की लक का एलिमेंट तो डेफिनेटली रहता ही है, लेकिन एक जो कोर ट्रेनिंग है, जब आपने कोर मेडिकल ट्रेनिंग नहीं की हुई या आपने उस फेज से गुजरे नहीं हुए, या कुछ समटाइम्स लोगों के पर्सनल इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ जो ग्रेजुएट कुछ थोड़ी सी लेजीनेस के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो टाइम से अगर आप चीज़ें कर दें तो हमारे जितने मेरे साथ फॉर एग्जांपल जब मैंने पार्ट 2 दिया था तो हमारे डिपार्टमेंट में 7 बंदे अपीयर हुए थे, तो 6 बंदे फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए थे। तो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं और बड़े अच्छे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, इसमें ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने रेस्पॉन्सिबल हैं, डिसिप्लिन कितने हैं और आप कितनी चीज़ों को ऑन करते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। सामाईन, इस वक्त आप असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर के वाहिद ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जिनके पास गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की डिग्री भी है, जिनके पास मेडिसिन की फेलोशिप भी है। ये पूरे आज़ाद कश्मीर के एक ही हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जहांगीर अहमद ख़ान। और मज़े की बात यह है कि आपने बरतानिया से MRCP भी कर रखा है। मुझे याद पड़ता है कि सिर्फ एक डॉक्टर वासिफ जो थे उन्होंने पल्मोनोलॉजी के अंदर इस तरह के काम किए हुए थे। एक आप हैं और एक वो हैं शायद। असल में अभी तो हमारे पास अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं, बड़े टैलेंटेड और बड़े जो है ना पढ़े लिखे और प्रॉपरली ट्रेंड लोग आ रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का वेल ट्रेंड बंदा वो रुकता नहीं है, जो क्वालिफाइड बंदा रुकता नहीं है। ये उसके तो हर जुनैद साहब आपको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है वो भी आपको भी पता है और हमें भी है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे हम काम जो स्किल एक ली हुई है वो स्किल यूटिलाइज़ नहीं होती। अगर मुझसे पूछें तो लोगों का ख्याल होता है शायद डॉक्टर्स मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं और शायद वो पैसे के लिए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बहुत हाँ यस, जो सबसे बड़ी बात है वो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, और जो आपने स्किल ली हुई है वो स्किल जब यूटिलाइज़ नहीं होती और आपके साथ के कोलीग्स जो आपके साथ ट्रेन हुए होते हैं वो जो अच्छे सेटअप्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और आपको महसूस होता है कि ये जो काम मैं करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ वो मेरे हाथ यहाँ बंधे हुए हैं। आपने जो बात फरमाई है जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब, मुझे चंद दिन पहले आपके वाहिद जो यहाँ पे यूरोलॉजिकल सर्जन हैं डॉक्टर इशफाक साहब ने बड़े ही रुंधी हुई आवाज़ में मासूमाना अंदाज में कहा कि जिन बच्चों को मैंने यूरोलॉजिकल सर्जरी सिखाई थी लाहौर में, आज वो मुझसे बड़े प्रोसीजर, बेहतर प्रोसीजर कर रहे हैं। वजह यह है कि उनके पास चांस मौजूद है, मेरे पास चांस नहीं है। जी बिल्कुल, ये सर की बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि उन्होंने तो एक बहुत लंबे अरसे से यहाँ काम करे, पूरा कैरियर यहाँ गुजारा है उन्होंने।
बात यह है कि अगर मुझसे पूछें तो हमारे पास बहुत स्किलफुल लोग मौजूद हैं और वो काम करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ एक समझें कि एक मीडियम चाहिए, एक काम करने की जगह चाहिए। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल अब बन चुके हैं या इवन प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जब तक वो फैसिलिटी मौजूद नहीं होंगी, वो काम करने वाली वो फैसिलिटी, वो चीज़ें नहीं होंगी, तो ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और इसी वजह से ये इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन, जो वो इसी वजह से होता है, और वजह कोई नहीं है। डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोग, जैसा कि हम बात करते हैं थोड़ा सा डिजीज़ ओरिएंटेड, अब आपके पास जो मेडिसिन की फील्ड है ये एंडोक्रिनोलॉजी को भी डील करती है, शुगर के पेशेंट को, आपके पास कोई दर्द का रेमेटोलॉजी का मरीज़ आया, आपने वो भी देखना है, यानी इट इज़ मदर ऑफ़ ऑल द साइंसेस ऑफ रिलेटिंग टू ह्यूमन हेल्थ। तो कहाँ पे जाके बाउंड्री मेडिसिन की जो है उससे जाके गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बाउंड्री शुरू हुई थी? असल में जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि ये मेडिसिन वाले जो मेडिसिन की फील्ड में जो हमें ज़्यादा पेशेंट हर फील्ड के देखने पड़ते हैं, उसकी जो मैं आपको पहले रीज़न ये बताऊं कि हमारे यहाँ क्योंकि स्पेशलिटीज़ डेवलप ही नहीं है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी केयर हेल्थ केयर की अब इन ओरिजिनल सेंस में उस तरह की चीज़ें नहीं है, प्रॉपर रेफरल सिस्टम नहीं है। इसलिए डेफिनेटली मेडिसिन वालों को वो पेशेंट को इतना बड़ा पॉपुलेशन देख लें आप, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक शोएब साहब है जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है पूरे, वो भी बाहर से आए हैं, उनकी मेहरबानी वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आप पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे रिसोर्सेज वो क्या हैं और कितने बंदे हैं, वो बंदे नहीं हैं। इसलिए वो मेडिसिन वाले, मैं नहीं समझता वो ज़बरदस्ती मरीज़ खुद देखते हैं वो, बल्कि उनको अब पेशेंट है तो वो पेशेंट फॉर एग्जांपल एक पेशेंट उठ के फॉर एग्जांपल नकियाल से आ रहा है, ठीक है, वो आके यहाँ दिखा रहा है और आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपने तो उसको चेक करना है, उसको देखना है ना। अब उसके पास भी रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, उसके पास इतने ज़राए नहीं है कि वो यहाँ से फिर मज़ीद मूव होकर आगे कहीं मज़ीद सेंटर में चला जाए। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है कि इसमें जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, तमाम स्पेशलिटीज़ हैं, उसकी फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए, उसमें हर तरह की एडवांस जितनी भी ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो। तो ये तो जब ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो फिर ये जो आपका क्वेश्चन है कि लोग जो सारा कुछ देखना एक बंदे का वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जहाँ पे बात है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कि मेडिसिन से कहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शुरू होनी है, देखिए ये क्योंकि बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें कुछ जनरल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की चीज़ें हैं, कुछ एडवांस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। सो जनरल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तो मेडिसिन के लिहाज से क्योंकि हमारे सारे कोलीग प्रैक्टिस करते हैं, उसकी भी एक रीज़न है कि हमारे यहाँ प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है ही नहीं है। ठीक, उसमें मैं गुजारिश करूंगा, चूँकि मुझे इत्तफाक रहा, मैं 2000 बल्कि 1999 से पिंडी इस्लामाबाद में बहुत अरसा डेढ़ अशरा रहा वहाँ पे, तो प्रोफेसर बुशरा हार साहिबा हमारी उनसे अच्छी इस्लाम अलैक थी, प्रोफेसर उमर साहब, प्रोफेसर शुएब शफ़ी साहब, तो ये लोग एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और उसमें इंटरवेंशन प्रोसीजर भी करते थे। बल्कि असगर औरंगज़ेब दुरानी साहब जो है वो ERCP का प्रोसीजर भी करते थे। तो ये प्रोसीजर क्या यहाँ पे इंटरवेंशन जो है जिसे आप कहते हैं फ़िज़िकल इंटरवेंशन, ये आप कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे जी बिल्कुल ना, मैं जब से यहाँ आया हूँ DHQ में भी ऑलरेडी प्रोसीजर हो रहे थे। लास्ट एक साल के अंदर हमने 400+ प्रोसीजर कर लिए हैं। हमारे पास जो फैसिलिटी अभी क्योंकि सिर्फ अपर जो एंडोस्कोपी की वहाँ मौजूद है और लोअर GI की, उसमें हमने कुछ डायग्नोस्टिक है, कुछ कहते हैं थेराप्यूटिक्स कहते हैं, जैसे हम पेशेंट को जैसे कोई खून की उल्टी आ गई है उसके अंदर हम बैंड लगाते हैं, इसी तरह उसको बंद करने के लिए वहाँ पे इंजेक्शन है हमारे पास, उसको जलाने का प्रोसीजर फैसिलिटी अभी मौजूद हो गई है। इसी तरह हमारे पास ये जो खून खुराक की नाली अंदर से टाइट हो जाती है उसको ओपन करने के लिए भी अभी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। और बड़ी आंत का जैसे टेस्ट हैं उसमें जैसे उसके जितने भी टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। जी डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब, अब ये बताएंगे कि आपके पास मीरपुर में इस पूरे डिवीज़न में, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ज़ाहिर आप यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप फेलोशिप्स रखने वाले मेडिकल स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में 20 लाख की आबादी, नकियाल, कोयरटा, तत्तापानी से लेकर तो आप बरनाला तक चले जाएं, आप डील करते हैं पेशेंट्स को। और सुना है कि गुजर खान से, जेलम से, इन इलाकों से भी लोग आपके पास आ जाते हैं अच्छी यहाँ पे इलाज की फैसिलिटी देख के। तो किस तरह के मरीज़ ज़्यादा आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं डॉक्टर साहब? जुनेद साहब, ये क्योंकि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल अब यहाँ बन चुका है जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसमें हर तरह के पेशेंट आते हैं, तमाम स्पेशलिटीज़ के एमरजेंसी पेशेंट हैं जिसमें मेडिकल है, सर्जिकल एमरजेंसी है,
पीडियाट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, तो इसमें तो हर तरह के पेशेंट आते हैं। 24 आवर आप देखेंगे यहाँ एमरजेंसी जो काम चल रहा होता है, एमरजेंसी कवर है। इसी तरह कार्डियोलॉजी आपके सामने है कि कार्डियोलॉजी में कितना अच्छा काम हो रहा है, एमरजेंसी में भी हो रहा है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी स्टार्ट हुई हुई है। इसी तरह अगर पर्टिकुलरली मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमारे पास जो एक्यूट एमरजेंसीज़ के केस आते हैं, जैसे पेशेंट खून की उल्टियों वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन शॉक वाले जो बहुत ज़्यादा डायरिया के साथ आ जाते हैं। इसी तरह जो जनरल मेडिसिन के तो हर स्पेशलिटी के हर तरह के पेशेंट, जिसमें गुर्दों के मरीज़ हैं, किसी हार्ट गुर्दे फेलियर वाले आते हैं, वो भी उनको डायलिसिस की एक्यूट जो अर्जेंट फैसिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जी जी। तो एक इस तरह हमारे पास क्योंकि अब आईसीयू भी बन चुका है, तो आईसीयू की जो उनको फैसिलिटी जिन पेशेंट को चाहिए होती है वो उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब, आप FCPS इन मेडिसन लाहौर से आपने किया, FCPS इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जिसे हम एंडोस्कोपी वगैरह कहते हैं, आम लोगों की आसानी के लिए अब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि एंडोस्कोपी कितनी ज़रूरी होती है मैदे और जिगर की सेहत की। अगर कोई ख़राबी हो तो मर्ज़ की तशख़ीस के लिए, उसमें भी आपने FCPS किया, आपने बरतानिया से MRCP किया। अच्छा, अब ये बताएंगे कि ये लोगों में एक कॉमन एक ख्याल पाया जाता है कि अगर मैदे के अमराज या बड़ी आंत के अमराज वक्त पे ट्रीट ना किए जाएं तो ये कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये जो आपकी जो तज़्ज़िया है ना, बिल्कुल 100% ठीक है। हमारे यहाँ ख़ासकर हमारे मुल्क में क्योंकि फैसिलिटीज़ और प्रॉपर रिसोर्स न होने की वजह से बहुत डिले पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, जिसमें मैदे के और बड़ी आंत के कैंसर बहुत लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो वो कई महीनों से उनको मसले चल रहे होते हैं, मैदे के वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, कोई खून की उल्टी आ गई है, या बड़े बहाने में खून आ गया, या मोशन चल रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो ख़ासकर मैदे, आंत और जिगर की जो बीमारियाँ हैं, ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस B, C है, ये भी एक आपके सब पता है, आपको भी पता है कि ये एक बिल्कुल खामोश सा एक ना दुश्मन है, साइलेंट किलर है, खामोश सा दुश्मन है, जिसका पता नहीं होता पेशेंट को कि जनरल, क्योंकि स्क्रीनिंग जब तक नहीं होगी, टेस्ट नहीं होते, पेशेंट को बहुत लेट से हो सकता है 10-10 साल तक चल रहा हो हेपेटाइटिस, 10 साल बाद पता चले जी अब जिगर ख़राब हो गया, पेट में पानी पड़ गया। सो इसी तरह जो मैदे और जिगर की जो बीमारियाँ हैं और बड़ी आंत की बीमारियाँ हैं, इसमें जो हमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आ रहा है वो यही है कि हमारे पास क्योंकि प्रॉपर सेटअप्स नहीं है, सेंटर्स नहीं है, रेफरल नहीं है, और पॉपुलेशन जैसे आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 2.5 या 2 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जिसने कैचमेंट ये 2 मिलियन आप एजेकी की बात कर रहे हैं। बाकी जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, साथ जेलम है, ये गुजरहान है, तो ओवरऑल आप देख लें तो दिस इज़ रफली अबाउट 5 मिलियन आप कह सकते हैं जो आपका कैचमेंट एरिया है। बेड्स वही हैं, और उसमें फिर आपको फिर ये जो ख़ासकर जो मैदे, जिगर और इसकी डिजीज़ की जो हैं, इसमें हमें बड़े रिसोर्स चाहिए, और पेशेंट को टेस्ट कराने के लिए रिसोर्स चाहिए, हमें आगे टेस्टों के लिए और एंडोस्कोपी इक्विपमेंट के लिए ये सारी हमें रिसोर्स चाहिए, हमें बजट चाहिए, किट्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोफेसर जावेद भट्ट साहब जो थे पिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जमाल ज़फ़र साहब थे, मोहतरमा प्रोफेसर निगत बिलाल साहिबा थी। हमने उस दौर में देखा था कि उन इदारों के अंदर फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। हमने इसी तरह देखा कि जब पिछली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, तो किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर भी यहाँ पे बनाया गया, उसको फंडिंग बड़ी अच्छी दी गई। बीच में थोड़ा सा बैड पैच आ गया। आज़ाद कश्मीर में अभी आपका जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या आपके पास एंडोस्कोप्स मौजूद हैं अच्छी क्वालिटी की? क्या वो चीज़ें जो कि एक जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होने की हैसियत से आपको चाहिए हैं, जो चीज़ें, क्या वो यहाँ पे अभी मौजूद हैं या बेहतरी की ज़रूरत है अभी? देखिए, अभी एक तो जो एंडोस्कोपी यूनिट तो एक इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें प्रोफेसर रियाज चौधरी साहब का बड़ा रोल है, उन्हें ऑलरेडी उसमें, और प्रोफेसर अमजद साहब ने इस पर बड़ा काम किया हुआ है। सो वो एक यूनिट हमारे पास चल रहा है, लेकिन ये एक बेसिक काम, आप समझें कि ये एक फ़र्स्ट स्टेप है टुवर्ड इस्टेब्लिशिंग एक प्रॉपर एंडोस्कोपिक यूनिट। तो इसमें अपर लिमिट तो देखें, बहुत अपर लिमिट जैसे आपने कहा है कि ये शोबा इतना वास्ट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कि इसमें इंटरवेंशन, एक तो जनरल है कि आपने देखने, इंटरवेंशन में आगे बहुत वास्ट काम है, जिसमें आपने जिक्र किया कि हमें जैसे अभी इसके आगे हमें चीज़ें डेफिनेटली अभी चाहिए, हमने रिक्वेस्ट भी की है, और जिसमें हमें ERCP के लिए पूरा सूट चाहिए, ERCP स्टार्ट यहाँ करने के लिए
वो महंगा तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट के सेटअप के लिहाज से इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप पूरा एंडोस्कोपी एक सूट बनाना चाहें और एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ में तो अच्छी एक एस्टेब्लिश चीज़ें आ सकती हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ पूरे रीजन को है ना, उसमें सिर्फ एंडोस्कोपी मज़ीद जैसे हमें एक अगर हमारे पास एक सिस्टम चल रहा है 2 या 3 सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो बैकअप हो जाएगा, काम भी ज़्यादा होगा। इसी तरह विद द पैसेज टाइम लोग और ट्रेन होंगे और लोग आएंगे, ये नहीं कि अकेले 1-2 बंदों का काम है। क्योंकि आपने ईआरसीपी पे काम किया हुआ है, ट्रेनिंग की हुई है? बिल्कुल ईआरसीपी ट्रेनिंग की हुई है, ईआरसीपी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहा हूँ। ईआरसीपी तो ये ऐसा प्रोसीजर है, ये एक एडवांस एंडोस्कोपी का प्रोसीजर है जिसमें खासकर ये जो पित्ता है, पित्ते की जो नाली निकलती है वहाँ से निकल रही होती है, उसके अंदर अगर कोई स्टोन है, अगर पत्थर फंस गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इसी तरह कुछ जैसे खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो गया है तो इसके अंदर से हम स्टोन भी निकालते हैं बलून के ज़रिए। इसी तरह उसके अंदर प्लास्टिक के और अब तो हर मेटल भी आ गए हैं तो स्टेंटिंग भी करते हैं रास्ते उसको ओपन करने के लिए। इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। तो बस एक एंडोस्कोपी के ज़रिए एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, जो एंडोस्कोपी के ज़रिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो एक इंतहाई एडवांस मोडेलिटी है। बारह दुनिया में तो एक रूटीन है, बाहर उनके लिए तो बहुत इतने एडवांस नहीं है। हमारे लिए अब हमारे यहाँ जैसे बहुत टॉप के जैसे मेरे जो प्रोफेसर थे ब्रिगेडियर अमजद सलामत, वो इसके माहिर हैं और वो मास्टर ट्रेनर हैं इसमें। इस तरह कुछ ही सेंटर में पाकिस्तान में हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा देखें हमारे पास, जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको 2 महीने पहले उसको सोजिश हो गई थी, पित्ते की लुबलुबे की सोजिश हुई थी जिसे हम पेंक्रेटाइटिस कहते हैं। उसकी वजह से अब उसके इर्द गिर्द वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, वो एक थैली सी बन गई है। अब ये थैली का जनरली तो जो हमारे सर्जिकल कोलीग्स हैं वो ओपन करके ऑपरेशन करते थे। अब इतना मिनिमल ऑपरेशन आ गए हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए, वो भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि आप वहाँ जाएँ, देखें उसको, और छोटा सा एक बिल्कुल बारीक सा 20 जिसे कहते हैं ना गेज से भी कम नीडल से वहाँ प्रिक करें और उसके अंदर आप स्टेंट डाल दें, ये नलकी डाल दें, पानी निकल जाएगा। इसी तरह 25 गेज की नीडल से पहले होता था कि अगर किसी बंदे को अंदर रसोली है, जो रसोली डायरेक्ट एंडोस्कोपी से आप नहीं निकाल सकते किसी और तरीके से, अब वो आप उसके ज़रिए जाएँ, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जाएँ। जैसे जिगर के अंदर मिसाल के तौर पर रसोली है, आप उसके ज़रिए जाएँ, एक 25 गेज की नीडल से जाके वहाँ से आप टुकड़ा ले लें, ठीक है जी। इसी तरह बड़ी आंत के भी इसी तरह आप टुकड़े ले सकते हैं। इस तरह सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप टुकड़े लेते हैं, इसके ज़रिए और भी बहुत दुनिया में काम हो रहा है। इसके ज़रिए आप स्टेंट डाल रहे हैं, बाईपास ऑपरेशंस हो रहे हैं इसके ज़रिए कि मैदे को आप डायरेक्ट छोटी आंत से इससे जोड़ सकते हैं। तो इतना काम, यानी वो एक दुनिया में तो उन्होंने बाहर तो जो खासकर जो बड़े सेंटर्स हैं उनमें तो उन्होंने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, अभी मुझे डॉक्टर प्रोफेसर अमजद साहब ने ही बताया कि जैसे एंजियोग्राफी की जाती है तो उसकी निस्बत एक ज़रा आसान टेस्ट आ गया सीटी एंजियो, तो इस तरह गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी की जगह भी कोई ऐसी चीज़ आई है कि आप मतलब इस तरीके से रेज़ के ज़रिए सीटी एंजियो की तरह कोई मशीन लगा के तो चेक कर सकें बाशो अंदर क्या चीज़ है? वो जो कुछ ऐसे टेस्ट जैसे एंडोस्कोपी का नेमल बदल, तो उस तरह तो कोई चीज़ नहीं आई, क्योंकि ये तो आपको विजुअली ख़ुद अपने हाथ से देखनी पड़ती है। और अंदर मिसाल के तौर पर अगर मैदे के अंदर कहीं कोई रसोली पड़ी हुई है तो आपको एंडोस्कोपी के ज़रिए जाके ही वहाँ से अंदर से टुकड़े लेने पड़ेंगे। ये तो एक जिसे कहते हैं मैनुअली काम है। हाँ, इसके बदले जो कुछ ऐसे टेस्ट कुछ चीज़ें आ गई हैं, जिसे कैप्सूल बना उसे कैप्सूल एंडोस्कोपी कहते हैं। वो एक कैप्सूल छोटा सा होता है, वो जो पेशेंट स्वालो कर लेता है, वो हम तब वो टेस्ट तब कराते हैं जब मिसाल के तौर पर, क्योंकि छोटी आंत बहुत लंबी होती है। अच्छा, ये 6-7 सेंटीमीटर छोटी आंत है, उसके अंदर उसको देखने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स और टेस्ट चाहिए। उनमें से एक टेस्ट ये कैप्सूल एंडोस्कोपी है। तो वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पेशेंट को कहते हैं जी आप ये कैप्सूल लें और ये खा लें आप। अच्छा। वो उसकी इमेजेस अंदर आती रहती हैं, वो बाद में वो फिर इमेजेस जो है ना वो एक सिस्टम जैसे जो कंप्यूटर के अंदर वो पढ़ने का स्पेशलाइज सिस्टम होता है, उसके ऊपर देखा जाता है कि कहाँ क्या मसला क्या बीमारी है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो आई हैं, वो आर्दो के वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ ही सेंटर हैं 2-4 जहाँ होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताएं कि मीरपुर में आपने जब से ये यहाँ पे बैठना शुरू किया, आपने ज़्यादा केसेस आपके पास किस चीज़ के आए कि जिसने आपको परेशान किया कि यार ये काबिल इस्लाह है? क्योंकि दुनिया जा रही है प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ, दुनिया कहती है कि यार बीमारी को होने से रोक दो, तो उसमें आप क्या चीज़ें देखते हैं कि जिनको होने से हम रोक सकते हैं, थोड़ी सी मेडिकल एजुकेशन दे के लोगों को?
हमारे यहाँ क्योंकि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मुझसे पूछें तो यहाँ तकरीबन ही जितनी भी डिजीज़ आती हैं वो हर एक डिज़ीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा है ओवरऑल पॉपुलेशन के लिहाज से। ठीक है। सो इसमें अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जैसे स्टोमक के जो इश्यूज़ हैं, जैसे पेशेंट को जी बहुत ज़्यादा बर्निंग है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ बनते हैं, इसी तरह पेशेंट का जो तज़ाबियत है, तो उसमें हमारे डाइटरी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने पहले भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा चटपटी और इस तरह की मसालेदार चीज़ें खाने का हमारे यहाँ ट्रेंड है। सो बहुत वो उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन से बहुत बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो जिसे कहते हैं ना अपनी ज़बान में कि जी इस पेशेंट को किसी बंदे को ये टेस्ट करवाना चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जैसे अगर को बहुत ज़्यादा स्टोमक इशू चल रहे हैं, ऐसे इशू चल रहे हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे, लॉन्ग इश्यूज़ हैं, पुराने मसले हैं, तो फिर उसमें एंडोस्कोपी की बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ जब एंडोस्कोपी करते हैं तो अक्सर औकात कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल आती है। दूसरी जो है बड़ी आंत के हमें जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे कि बड़ी आंत के पेशेंट में देखता रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा डायग्नोज होता है। मतलब हम देखते हैं पाइल्स, हेमोराइड्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसी से आगे जाके ये पाइल्स हेमराइड और डिफरेंट सी डिजीज़ हैं, ये तो बिल्कुल समझें हमारी ज़बान में कि इससे कोई बिनाइन से इश्यूज़ हैं, ये तो ऐसे कोई कैंसर में नहीं बदलते। कार्सिनोजेनिक जो चीज़ें हैं वो हमें हमारे यहाँ पे लोकली डाइटरी फैक्टर में कोई ऐसी चीज़ आप डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, सिवाय इसके कि जो हमारे यहाँ ये ऑर्गेनिज्म है जो स्टोमक को डिस्टर्ब करता है, एच पाइलोरी, ठीक है ना। बाकी जो क्योंकि जो अल्कोहल वगैरह है, स्मोकिंग, ये इश्यूज़ हैं। अल्कोहल ही काल दो कि हमारे यहाँ बहुत कम ट्रेंड है, बट दैट इज़ टू ए फैक्टर, और स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है। डाइटरी फैक्टर में फिर जो स्मोक्ड फूड है, ये कहा तो जाता है कि स्मोक फूड्स है जो इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। जी जी, ये भी एक कार्सिनोजेनिक इसमें एलिमेंट इसके अंदर। मुझे डॉक्टर प्रोफेसर मुझे साहब ने बताया था कि यार कोई नहीं, ये लोग जो समझते हैं कि ये टिक्के खाने से, कबाब खाने से या चटपटी हांडी खाने से आपको मैदे की बीमारी होती है, अल्सर होता है, ऐसा नहीं है। अल्सर होने की वजूहात कुछ और हैं। अल्सर होने की क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, सर की बात सही है। अल्सर होने की सिर्फ ये एक वजह नहीं है कि जिससे ये स्पाइसी चीज़ें आप खाएं। उसमें जो सबसे कॉमन मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ ये जो पानी है वो सही नहीं है, साफ़ नहीं है, पानी सेफ नहीं है। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग बंदा कहता है जी मुझे एच पाइलोरी हो गया जी, तो ये एक पूरी दुनिया में एक मेजर मसला है, हमारे मुल्क में भी एक मसला है। ठीक है, पूरी दुनिया में, बाकी मुल्क में भी है। हमारे यहाँ समझें कि हमारी पॉपुलेशन कोई 80 से 85% इन्फेक्टेड है इससे। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको लोगों को प्रॉपर टेस्ट, डायग्नोसिस और प्रॉपर तस्वीर। इसके लिए डॉक्टर मुझे सब बताते थे कि ट्रिपल रिजीम थेरेपी आपकी कोई होती है, क्या क्या आप देते हैं उसमें? जी उसमें ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, और स्टोमक को जिसे कहते हैं ना, ये जैसे कैप्सूल्स होते हैं जो तज़ाबियत कम करने वाले होते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी रिजीम्स नई आ गई हैं जी वो इसमें ये तो एक फैक्टर। दूसरा डाइट का फैक्टर डेफिनेटली है, जिसमें ये स्पाइसी चीज़ें हैं और स्मोक फूड हैं, ये भी हैं, और उसके अलावा ड्रग्स हैं, मेडिसन्स हैं। फिर एक स्ट्रेस फैक्टर भी एक अल्सर बनाने का एक बड़ा एक वजह है जो अल्सर बनते हैं पेशेंट को। ठीक। सामीन, इस वक्त आप रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर पे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक इंतहाई नादर नाबगा रोज़गार स्पेशलिस्ट जिन्होंने 2 FCPS कर रखे हैं मेडिसिन के अंदर और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंदर, और उसके साथ साथ बरतानिया से MCPS भी का MRCP भी कर रखा है। ये इतनी बड़ी बात है कि मतलब खुशी होती है देख के ये चीज़ें कि इस तरह के नौजवान हमारे कश्मीर की सॉइल से आते हैं और अपने अहले वतन की खिदमत करते हैं। आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से सवाल करने के लिए। क्वेश्चन बैंक में अपना सवाल जमा करवाइए 05827 927059। SMS कर सकते हैं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, नाम जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पर। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी। जी डॉक्टर जहांगीर साहब, इस वक्त चंद एक सवालात हैं जो मैं लूँगा। आयशा बीबी हैं, इन्होंने सेक्टर B4 से सलाम दिया है और उनका ये पूछना है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 31 साल है और मुझे अरसे से मैदे का मसला है, शादी से पहले से, और सुबह उठते हुए जब उठती हूँ तो मैदे में शदीद जलन महसूस होती है। दूध पीऊँ या कोई इस तरह कोई चीज़ इस्तेमाल करूँ, पानी पीऊँ तो तब कमी होती है। क्या अल्सर से जान छूट सकती है? जी बिल्कुल, अल्सर से जान छूट सकती है।
सुबह तो तकलीफ़ वो ये ना, जब खाली स्टोमिक होता, खाली मैदा होता है तो उसमें भी तज़ाबियत ज़्यादा बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है। सो इसलिए उनको ज़्यादा ये दर्द होता है और ज़्यादा इनको तज़ाबियत होती है। सो जान तो छूट सकती है उसमें, क्योंकि ये तो पूरी उनकी डिटेल उनको देखने की ज़रूरत है, उनकी लाइफ़स्टाइल को देखने की ज़रूरत है, और उनको अपने जो डाइट की उनकी हैबिट्स हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे उन्होंने ये भी सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप सरकारी हॉस्पिटल में किस किस दिन अवेलेबल होते हैं ओपीडी में, और प्राइवेटली आप कहाँ बैठते हैं? जी, सरकारी हॉस्पिटल में डिवीज़नल हेडक्वार्टर में मेरी मंगल और जुमेरात को मेरी ओपीडी है, सुबह 8 से 2 बजे तक मेडिकल ओपीडी है। रूम नंबर 216 है हमारा। ठीक है। अल्लाह आपको तौफीक दे। इसी तरह जी अकमल साहब हैं, इन्होंने चकसवारी से आपको सलाम दिया है। अकमल साहब कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपसे पूछना ये था कि ये जो मैदे की तेज़ाबियत होती है, कहा यह जाता है कि इसको कोई खाने पीने की फल वगैरह को अच्छे इस्तेमाल किए जाएँ तो ये दूर हो जाती है, तो क्या ग़िज़ा से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ग़िज़ा से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें पहले मैंने बात कर चुका हूँ कि जैसे बहुत स्पाइसी चीज़ें उनको कम से कम लेना चाहिए। हमारे यहाँ चाय पीने का बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादा मिक़दार में पीने का, और फिर घर से बाहर होटल्स की चाय और इस तरह की जो कॉफ़ी तो है हमारे यहाँ कम है, लेकिन कोला ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी जाती हैं। सो ये भी स्टोमिक में जाके ये ठीक नहीं है, ये इसको बहुत ज़्यादा तज़ाबियत को बढ़ाती हैं। उसके बाद जो फूड्स में, डाइट में अगर आप कम जो चटपटी चीज़ें वो इस्तेमाल करें, उसके अलावा दूध का इस्तेमाल जो है ना वो मैदे के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है। फ्रूट्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, सिवाय इसके कि जिन फ्रूट्स के अंदर सिट्रस है, बहुत ज़्यादा सिट्रस है, वो ज़्यादा तज़ाबियत बढ़ाता है। खुराक से भी कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया जी। मुनीब साहब हैं जी, सेक्टर B5 से सलाम दे रहे हैं। कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरी उम्र जो है इस वक्त 45 साल है, मुझे शुगर का अर्जा भी है और मुझे मैदे का मसला भी रहता है, हाजमा भी दुरुस्त नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, मैं कैसे ज़िंदगी को अपनी बेहतर बनाऊँ, मैं बहुत तंग पड़ा हूँ। जी, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी साथ जब मैदा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन पेशेंट ले रहे होते हैं, उसके साथ भी मेडिसिन की वजह से भी कभी कभी मैदे में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इश्यूज हो जाते हैं। तो उसमें तो एक बैलेंस आपको, एक तो मेडिसिन जो अपनी जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं उसकी मेडिसिन आपको प्रॉपरली लेनी पड़ेंगी, और साथ उसके साथ भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी साथ रखनी पड़ेंगी। और बहुत जो मल्टीपल इशूज़ जब होते हैं तो वहाँ पेशेंट को अनरा साइकोलॉजिकल भी इशूज़ चल रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को फिर साथ उसकी जिसे कहते हैं काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। अगला सवाल है जी, बाबर अली साहब हैं, इन्होंने सलाम दिया है डॉक्टर साहब आपको इस्लामगढ़ से, और ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं अरसा दराज से मैदे का मरीज़ हूँ, और मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, मैं पिंडी इस्लामाबाद से चेक करवाता रहता हूँ, मुझे साथ वो कोई ना कोई एंटी डिप्रेसेंट भी दे देते हैं, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, एंटी डिप्रेशन, जी बिल्कुल, एंटी डिप्रेसल में तो जो भी बहुत सारी हमारे यहाँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल मसले तो हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो एंटी डिप्रेशन किसी डॉक्टर ने दिया उसे डिप्रेशन के लिए दी हो, इसके और भी बहुत सारे इन दवाइयों के और भी साथ इनके बेनिफिट्स हैं जो जिसके लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो ये सिर्फ हमारी ज़बान में इसका नाम कुछ डिप्रेशन का नाम बदल गया कि ये न्यूरो मॉड्यूलेशन करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर समझाना उसको कि जी ये डिप्रेशन के लिए दे रहा हूँ मैं, कि किसी और वजह से दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दूँ, जैसे पैनाडोल है, सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिस्म दर्द के लिए भी है और बुखार के लिए भी है। ठीक है। मल्टीपल इसी तरह इनकी दवाइयों के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अच्छा जी, मुनज़्ज़ा बीबी हैं, इन्होंने सेक्टर F2 से बड़ा दिलचस्प सवाल भेजा है डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी साहब। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम ये जानना है कि दुनिया में हमने सुना है कि अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं, दोबारा खूबसूरत होना चाहते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर साहिबान जो हैं वो मैदे को बैंड कर देते हैं, बैंडिंग करके मैदे की कैपेसिटी कम कर देते हैं, बंदा कम खाता है और स्मार्ट हो जाता है। क्या यहाँ मीरपुर में ये फैसिलिटी आप दे रहे हैं? ये क्या है जी, मेरे लिए नई चीज़ है। अच्छा, नहीं, ये मैदे के अंदर बिल्कुल सवाल तो उनका बड़ा ज़बरदस्त है, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। मैदे की असल में जो लोग जो बहुत मोटे हों या जिनके बहुत ओबेसिटी का मसला हो, उसके लिए ना अब दुनिया में इलाज बहुत बदल गया। सिर्फ सर्जरी नहीं है बल्कि इसको मिनिमल जो है ना इन्वेसिव चीज़ें आ गई हैं, जिसमें एंडोस्कोपिक तरीका भी है। तो एंडोस्कोपिक बेंडिंग भी होती है, लेकिन वो यहाँ नहीं होती, वो हमारे यहाँ फैसिलिटी है। बेंडिंग तो नहीं होती, उसके अंदर स्टिच कहते हैं। नहीं, उसमें यहाँ ट्रेनिंग वो सर्जन्स भी करते हैं बाहर दुनिया में, और बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही करते हैं।
जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए स्टिच, और कुछ दुनिया के कुछ हिस्से में सर्जन भी करते हैं। और दूसरा जो है, ये जो आपने बैंड की बात की, तो एक बलून कहते हैं उसे, कि स्टोमक के अंदर बलून डाल दिया जाता है ताकि उसकी कैपेसिटी कम, वो फिल हो जाए और बंदा खाए कम, तो उससे भी वेट कम हो जाता है। तो वो होता है पाकिस्तान में, जैसे इस्लामाबाद में कुछ सेंटर्स में होता है, इस तरह मेरे जो सुपरवाइज़र थे ब्रिगेडियर अमजद सलामत वो करते हैं, इस लाहौर में होता है, कराची में बड़े सेंटर्स में होता है। हाँ, हमारे पास यहाँ तो डेफिनेटली अभी फैसिलिटी ऐसी नहीं है यहाँ, ये तो वो तो टाइम लगेगा इसमें डेफिनेटली। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो बलून वो उसमें डाल दिया जाता है मैदे के अंदर, और ताकि उसके अंदर वो उसको वहाँ अंदर डाल के उसको भर दिया जाता है, और मैदे की कैपेसिटी यानी जो आपने वो फिल हो जाती है और कम बंदा खाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। साथ ही क्या उसके टमी टक करते हैं पहले, वो उसमें से फैट निकाल भी देते हैं पेट से? दोनों चीज़ें हो तो सकती हैं, ये तो क्योंकि टमी टक तो सर्जन करते हैं, सर्जिकल टेक्निक है, ठीक है। वो तो पेशेंट टू पेशेंट है, हर मरीज़ की वेरिएबिलिटी है कि एक मरीज़ जैसे अभी है तो उसको कौन सा प्रोसीजर किसके लिए फिट है कि नहीं है। लेकिन मैदे का जो प्रोसीजर है ये कामयाब हो रहा है, आजमाइशी नहीं बल्कि कामयाब प्रोसीजर है। पूरे दुनिया में हो रहा है ना, ये तो एक पूरा एक रिकमेंडेड तरीकाकार है। लेकिन ये किस पेशेंट के लिए करना है, ये हर पे मरीज़ की असेसमेंट की जाती है, पहले उसकी फ़िटनेस देखी जाती है, फिर उसको वो, क्योंकि इसके भी आपने कुछ साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली प्रोटोकॉल हैं, पैरामीटर्स हैं। बैलेंस्ड खुराक आपकी नज़र में, एक स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हैसियत से आपकी नज़र में बैलेंस खुराक क्या है? बैलेंस खुराक तो बुनियादी तौर पर तो अगर मुझसे पूछें तो ये, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, चॉइस के लिहाज से आपने सेट करनी है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन के मुताबिक बैलेंस डाइट देखी जाए तो बेस्ट तो ये है कि आप कम से कम स्पाइसी चीज़ें लें, आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट का ज़रूर इस्तेमाल करें, दूध ज़रूर लें, प्रोटीन ज़रूर लें। हमारे यहाँ प्रोटीन ही ली जाती है, प्रोटीन में जैसे अंडे हैं, अंडा ज़रूर लिया जाए, एनिमल सोर्स हो या बेशक वेजिटेबल सोर्स हो, जी ज़रूर लेना चाहिए। और बैलेंस लाइफ में आप कहेंगे तो साथ रेस्ट ज़रूर अपना रखना चाहिए, और वॉक और एक्सरसाइज, अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए। तो बच्चे, आजकल जो बच्चे डॉक्टर साहब बड़े मोटे मोटे गुगलू बच्चे देख रहे हैं, जो कि ये बड़े बड़े जनाब बर्गर खाते हैं, जिंगर खाते हैं, वो पता नहीं ड्रिंकें पीते हैं, चिप्स खाते हैं, और बर्गर और वो क्या नाम है उसका, वो पिज़्ज़ा सा होता है, उससे कम वो आते नहीं है। इनको कैसे कंट्रोल करें सर? ये देखें, ये ट्रेनिंग है मुझसे, मेरे पास बहुत सारे आल दो कि मैं क्योंकि बड़ूँ का डॉक्टर हूँ, बड़ों को देखता हूँ, बच्चे भी लोग ले आते हैं। ये ट्रेनिंग है जो घर से शुरू होनी है, ये पेरेंट्स ने ट्रेनिंग करनी है, ये आपने स्टार्ट से ट्रेनिंग करानी है बच्चों को कि आपने किस जगह उनको किस लेवल पे कहाँ स्टॉप करना है उनको आपने। क्योंकि बच्चा जब तक एक वो क्योंकि डेवलपिंग फेज़ में है तो आपने तो उसको एक ग्रूम करना है। और ये एक समझें कि घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक स्कूल है, एक ट्रेनिंग सेंटर है, उन्हें आपने उसको ट्रेन करना है। तो उस हाँ जी, ये क्योंकि आदत है ना, देखें बर्गर खाना ये कोई उसकी मजबूरी नहीं है, ये बच्चे की आदत बन गई है, बैड हैबिट बन गई। सामीन, आज आपने खसूसी प्रोग्राम सुना, ये मेरे लिए भी एक नया चैप्टर था कि एक ऐसा नौजवान जिन्होंने इतनी कम उम्री में 3 फेलोशिप्स, जिन्होंने FCPS कर लिया मेडिसिन में लाहौर से, जिन्होंने FCPS कर लिया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में MH मिलिट्री हॉस्पिटल पिंडी से, जिन्होंने MRCP कर लिया बरतानिया से, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर अहमद चौधरी, आप इनसे मिलेंगे तो आपको खुशी होगी। वैसे कहते हैं थाने में, कचहरी में और हॉस्पिटल में बंदे को देख के अल्लाह याद आता है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लेके जाए। लेकिन वो परवीन शाकर का शेर कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रुख तक फैल गई तासीर मसीहाई की, ये शेर शायद जहांगीर साहब के बारे में कहा गया है। इजाज़त चाहते हैं, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।